विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अपन जो है सॉल्व कर रहे हैं ये एनटीए टेस्ट नंबर 52 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में अपन को ये कैलकुलेट द रेशियो ऑफ करंट flowing through the battery t is equal to 0, t is equal to infinite. t0 is the time क्लोजिंग द स्विच, मतलब स्विच ऑन करने का जो है टाइम है, अपने हिसाब से ऑन करना है इसका मतलब है। ठीक है, तो अब देखिए भाई इसमें ये इसको जैसे ही अपन ऑन करेंगे तो ये टी0, जब अपन को पता है कि जब स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत में जो इंडक्टेंस होता है, आप याद कर सकते हैं कि T0 पर हमेशा काम आएगा आपको कि इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह T0 पर। इसके बाद T इनफाइनाइट पे, T इनफाइनाइट भी देख लो भाई, अगर T इनफाइनाइट है, T इनफाइनाइट है अगर, तो क्या होता है कि इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कैपेसिटर ओपन सर्किट, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है। तो ये चीजें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में याद रखनी है और इस पे क्वेश्चन नीट में आना बिल्कुल श्योर है। इस टॉपिक पे ये आप मान के चलो, लास्ट 10 ईयर से इस टॉपिक पे क्वेश्चन कंटिन्यूअस आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। ठीक है भाई, चलिए तो T0 पर हमने आपको बताया कि इंडक्टेंस बिहेव करता है ओपन सर्किट, मतलब यहाँ कट जाएगा T0 पर और ये शॉर्ट सर्किट, मतलब करंट यहाँ से ऐसा जाएगा। अब आप देखो भाई कितना करंट जाएगा, वोल्टेज है 20, रेजिस्टेंस कितना हो रहा है 5 तो करंट आ गया अपने पास 2 एम्पियर, ये आ गया T0 वाला करंट। ठीक है, अब T इनफाइनाइट देखते हैं। T इनफाइनाइट पे हमने आपको क्या बताया भाई, कैपेसिटर पूरा चार्ज होता है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट, तो अब करंट यहाँ से जाएगा, तो अब करंट आएगा आपकी बार, इस करंट को मान लो I1, तो I2 होगा 20/10, 2 एम्पियर, इनका रेशियो आ रहा है 1। ठीक है, चलो अब अपन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें अपन को दिया गया है कि एक बार मैग्नेट है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, पैरेलल इन मैग्नेटिक मेरिडियन विद नॉर्थ एन पॉइंटेड टूवर्ड जियोग्राफिकल नॉर्थ, एन टू एन रखिए, न्यूट्रल पॉइंट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस दिस इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, if the horizontal component of earth magnetic field is this, pole strength of the magnet। ठीक है, इसको आप अच्छे डिटेल में समझे इस क्वेश्चन को थोड़ा, क्योंकि इससे इंटर रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। सबसे पहली चीज आप ये समझेंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जियोग्राफिकल नॉर्थ मतलब सिर्फ नॉर्थ, इसको अपन सिर्फ नॉर्थ कहते हैं, ये मान लो जियोग्राफिकल साउथ। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ये S2N होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। क्यों? इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक पोल अपोजिट है, इसलिए। अब अगर अपन अपनी मैग्नेट यहां रखते हैं, ये अपन ने मैग्नेट रखी और मैग्नेट का N मान लो N की तरफ है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसी जाती है, अब आप देखो ये H है, तो यहां पे इस जगह ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, H ऊपर की तरफ है और ये अपना B नीचे की तरफ। तो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पर ये H अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और B अपनी मैग्नेट का इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये सब इसमें लिखा है। अब B किसकी इक्वल हो गया भाई, H की। इक्वेटोरियल पोजीशन में B की वैल्यू कितनी होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन में B की वैल्यू होती है म्यू नॉट 4 पाई। ठीक है भाई, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा, m/r³ इज इक्वल टू H। अब यहाँ पे R का ध्यान रखना, R क्या है, मैग्नेट के सेंट्रल से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस इन्होंने दी हुई है कितनी, 6 दी है, न्यूट्रल पॉइंट टू न्यूट्रल पॉइंट, तो ये डिस्टेंस होगी 3 सेंटीमीटर। ये गलती होती है,
होती है, इस पे ध्यान देना है मुख्य रूप से, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पोल स्ट्रेंथ अपन को निकालनी, ठीक है भाई। बार मैग्नेट कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें सारी वैल्यू आप पुट करके पहले एम निकालेंगे। जब आप एम कैलकुलेट कर लेंगे तो एम का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यानी एल। तो यहां से फिर आप एम निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। इसका आंसर आ रहा है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन से कहा गया है कि एक इनफाइनाइट जो है नेटवर्क है, रेजिस्टेंस सब 1 ओम है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो देखिए ये एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ का निकालना पड़ेगा, एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ का निकालना पड़ेगा आपको, फिर इन ये तीनों सीरीज में। तो इस तरीके का जो सिस्टम है आप ध्यान से देखो भाई, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच 1 लगा है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस 1 से कम आएगा। 1 से कम आप कुछ भी मान लो, 0.9 मान लो समझने के लिए, ऐसे ये 0.9 आएगा, और फिर ये तीनों सीरीज में। तो जो आंसर है वो 3 से कम होगा, लेस देन 1, 1 मोर देन 1, बिल्कुल मोर देन 1 पक्का होगा, लेस देन 3 बिल्कुल सही आंसर यही रहेगा, सी। अच्छा, इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करने के लिए जो दो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है उन पे अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये तो सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है भाई। वायर अ पोटेंशियोमीटर इज मेड ऑफ, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, मैग्नेटिन और कॉन्स्टेंटन, एक और मटेरियल होता है कॉन्स्टेंटन, उसका यूज करते हैं अपन। दूसरा देखिए भाई क्वेश्चन, सीरीज एलसीआर सर्किट, फ्रीक्वेंसी of a 10 volt AC voltage source adjust in such fashion that the reactance of inductor measure 50 ohm and capacitor 11 ohm or 3 ohm. The potential difference across the series combination of L and C. देखिए भाई ये अपना है L, C और R, L, C, R तीनों भाई, यहाँ पे कोई AC सोर्स है, तो सीरीज है तो करंट इक्वल होगा। इन दोनों का वोल्टेज आपको निकालना है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है। तो यानी आपको सबसे पहले सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है, V इज इक्वल टू I इंटू एक्स, और यहाँ पे x होगा कितना, x होगा XL माइनस XC या XC माइनस XL। तो ये है 15 और ये तो कितना बचा, 15 माइनस 11 तो बचा 4, तो I इंटू 4। अब अपन को क्या चाहिए भाई, आई चाहिए। आई कैसे निकलेगा, आई निकलेगा 10 अपॉन अंडर रूट, आपको याद होगा फॉर्मूला भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। ये ध्यान रखें कि ये डीसी नहीं है, तो डीसी के फॉर्मूले नहीं लगे, यहाँ पे एसी के फॉर्मूले लगेंगे। एसी में आर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपस में परपेंडिकुलर होते, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है हमेशा। तो ये चीज अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा ये 10 अंडर रूट आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कितना, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए एक्सएल माइनस एक्ससी, तो कितना बच रहा 4, ये बच रहा भाई 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आंसर 2 इंटू 4, यानी आंसर आ जाएगा 8, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 5th सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें अपन से पूछा गया है वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द ऑल 4 चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन। तो कभी भी अगर कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो चार्ज हमेशा अपन कहाँ से लाते हैं भाई, इन्फिनिटी से लाते हैं। इन्फिनिटी से जब भी लाते हैं तो जो भी वर्क डन होगा वो पूरा सिस्टम में स्टोर हो जाता है, माने अपन को इस सिस्टम की पोटेंशियल निकालनी है, बस सीधी बात। तो याद रखें किसी भी सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन होता है वो सीधा का सीधा जो है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने में,
ठीक है भाई। तो सिस्टम की पोटेंशियल है ये अपन को निकालनी, तो कितने पेयर बनेंगे, कई लोग पेयर बनाने में दिक्कत, पेयर बनाने का हम फॉर्मूला बना देते हैं हमको, ये होता है एन एन माइनस 1/2। इससे आप पता कर सकते हैं नंबर ऑफ पेयर्स। तो एन है 4, तो 4 3 2 तो 6 पेयर बनेंगे। ये 4 पेयर तो आपको ये दिख रहा है, ये वाले बनेंगे 4 और 2 ये वाले बनेंगे डायगोनल। ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे 6। तो अब अपनी एनर्जी आ जाएगी 4 पेयर की, तो ये ठीक है। इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, लेकिन गड़बड़ हो सकता है, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ध्यान रखें। तो देखिए ये प्लस ये माइनस तो माइनस आएगा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस आएगा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस आएगा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस आ जाएंगे पूरे, -4k² ये स्क्वायर। अब देखो ये प्लस प्लस और ये, तो ये दोनों प्लस आ जाएंगे, तो +2k² डिस्टेंस होगी a√2। तो इसमें से अगर अपन k² a² कॉमन ले लें तो यहाँ बच रहा -4 प्लस ये, इसको कैंसिल कर दें तो √2 बच रहा है। तो यानी अपना आंसर बच रहा है वो -4 प्लस √2, तो -4 √2 की वैल्यू होती है 1.4 मान लेते हैं, 414 होती है अप्रोक्सीमेट। तो इसको आपको इसमें से माइनस करना। अब आंसर में जो है 4 का भी यूज नहीं किया गया, इसकी वैल्यू रख दी गई, तो इसको 4 से और डिवाइड आपको करना पड़ेगा, तब आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ए। ठीक है, चलिए तो आप सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है भाई, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें दिया है कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है C = ε0 A/d। तो इसमें लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तो वो तो डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट कर रहा है, मीडियम बिटवीन द प्लेट, मीडियम से K आ जाएगा यहाँ, मेटल ऑफ द प्लेट बिल्कुल सही, तो आंसर डी सही हो जाएगा भाई। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है टू द राइट। ठीक है भाई, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज सपोर्टेड पैरेलल टू इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम एबव, मतलब यहां रखा है वायर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये करंट है इसमें लेफ्ट टू राइट। ठीक है, व्हाट विल द इफेक्ट, माने इस पे फोर्स बताना है, सीधी बात की इन पे फोर्स किस तरफ लगेगा ये अपन को निकालना है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, ये करंट अपन को दिया, ये करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस तरफ होगी ये आपको दिमाग लगाना है। ये करंट जा रहा है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे इनवर्ड आ रही है इस जगह पे। ठीक है भाई, तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, तो अब इसमें फोर्स अपन निकाल लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QV×B। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करें बहुत ध्यान से, तो ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट होता है V, तो ये फिंगर्स जो है V की तरफ है और नीचे की तरफ करना, फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स किस तरफ हो जाएगा भाई, नीचे की तरफ, ऐसा फोर्स लगेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल बी पुल्ड अपवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम पुल्ड डाउनवर्ड, यही आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर। सेंटर पे अपन को दिया, मतलब B0 गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एट ए पॉइंट ऑफ एक्सिस ए डिस्टेंस, एक्सियल पोजीशन में बताना। ये करंट कैरिंग लूप है, ये x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पर बतानी। ठीक है भाई, तो इसका फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, डेरिवेशन तो बहुत लंबा है। फार्मूला होता है B = μ0/4 पाई 2 पाई NI A², यहाँ पे A² x² पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें अपन को सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड लेके आनी है, इस फार्मूले में एडजस्ट करनी है। तो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसी से भी निकाल सकते हैं आप, x0 कर दें तो सेंटर की आ जाएगी, μ0/4 पाई
2 पाई एन आई ए स्क्वायर, और यहाँ पे x 0 कर देंगे, ये पावर 3/2 है, ठीक है भाई, तो ये 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, अब अगर इसको मान लेते हैं bx और इसको b0, अब अपन इनका रेशो निकाल लें तो अपना आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इन दोनों चीजों का अगर अपन रेशो निकाल लें यहाँ तो आंसर फास्ट आ जाएगा। तो bx अपॉन b0, तो ये वाला नंबर तो देखो भाई ये ऊपर है, ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ये जो नंबर है ये नंबर, ये यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो इससे आप बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करके, चलो वैल्यू अपन पुट करके देखते हैं। ए माने रेडियस, रेडियस अपन को दिए 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर से 12 का स्क्वायर, एक्स कितना दिया 5 का स्क्वायर 25। सब सेंटीमीटर में कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। और इसमें पावर ध्यान रखें कितनी लगानी है, 3/2 की। तो ये 12 का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ बच जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, यहाँ पे ये पूरा जो है ये बन जाएगा 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 क्यों, 13 इंटू 13 इंटू 13, और यहाँ से b0 को यहाँ भेज देंगे। b0 इन लोगों ने दे रखा है, b0 कितना दे रखा है 0.5। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं भाई आंसर जो है कितना आएगा, 5 से थोड़ा कम ही आंसर आ रहा है। तो 5 से थोड़ा कम, तो ये 5 से कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा, ये दो आंसर तो पक्का नहीं है। अब अपन तो ये आंसर होगा। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 to 40 in 5 minutes. If the temperature of surrounding is this, then the temperature of the body after 5 minutes would be. तो ये भी बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है नीट का, इस पे क्वेश्चन का आना बिल्कुल पक्का समझ लें, बिल्कुल श्योर है कि तो ये बिल्कुल नीट के लिए बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आता ही रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लें। इसमें कहा गया है रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग मतलब एक्चुअल में θ1 माइनस θ2 अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी θ1 θ2 अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यहाँ पे कांस्टेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना फार्मूला है, इसका यूज होना यहाँ पे। अच्छा, नॉर्मली इस फॉर्मूले का 2 बार यूज होता है, तब क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को दिया है 50 और 45 मिनट में सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये तो इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे आप नॉर्मली ध्यान रखें कि यहाँ नॉर्मली माइनस आता है, यहाँ पे θ2 माइनस θ1 कर दिया, आप माइनस लगा लें, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, माइनस का मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, तो 40 माइनस करेंगे 50 तो आएगा -10, और टाइम कितना 5 मिनट इज इक्वल टू की। अब इनका चाहिए एवरेज, तो इनका एवरेज आएगा 45 माइनस 2, तो यहाँ आएगा 25। इससे आप एक्चुअल में के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये कैंसिल हो गया 2, तो यहाँ से एक्चुअल में के की वैल्यू आ जाएगी, माइनस लिख सकते हैं, माइनस छोड़ भी सकते हैं, माइनस से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 2/25। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आप फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट में क्या पूछा है इन्होंने, आफ्टर 5 मिनट। अब आपको टाइम दिया है इसमें और टेम्परेचर आपको बताना है, तो वैसे तो आप अंदाज से भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन सॉल्व करेंगे तो अच्छा है। अंदाज से ऐसे आंसर दे सकते हैं आप
कि रेट ऑफ कूलिंग एक्चुअल में टाइम के साथ डिक्रीज होती, तो पहले 5 मिनट में अपना टेम्परेचर 10 डिग्री कम हुआ है, तो नेक्स्ट 5 मिनट में 10 डिग्री कम नहीं होगा, उससे जो है कम होगा। लेकिन अपन सॉल्व कर लेते, ठीक भाई। तो थीटा 2, अब थीटा 2 अपन को पता करना है। थीटा 1 अपने लिए अब कितना है 40 अपॉन टाइम कितना 5, यहाँ पे की आ जाएगा -2 अपॉन 25। अब थीटा 1 तो अपने पास है 40, थीटा 2 यहाँ पे नहीं पता, बाई 2 माइनस, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई, तब आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो है सी आ रहा है, ठीक है भाई। तो आप सॉल्व करके देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आ जाते हैं 11 पे। क्वेश्चन 11 में एक डायग्राम दिया गया है, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन। इसमें इस पॉइंट की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी 0 दी है, इस पॉइंट की 20 दी है, और इस पॉइंट की निकालना है अपन को। और इन्होंने कहा है एनर्जी गिवन B2C इज 30 जूल। ये B2C जाने में जो एनर्जी देते हैं अपन, मतलब डेल क्यू, ये 30 जूल है। ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई B2C में डेल W 0, डेल W 0 है, तो जो अपना थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल होता है डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, तो ये 0, तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये डेल Q सीधा सीधा डेल U के इक्वल है। डेल Q इनने दे रखा है भाई 30, तो ये 30, डेल U क्या होगा, एनर्जी एट C माइनस एनर्जी एट B। तो देखो भाई ये 30, C पर एनर्जी तो पता करनी है, B पर इनने कितनी दी है 20, यहाँ जाके प्लस, तो आ जाएगा 50। चलो भाई अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बने हुए हैं, आइडियल गैस, चॉइस द रॉन्ग स्टेटमेंट अपन को बताना। तो अपन को यानी तीनों ग्राफ का एनालिसिस पहले करना पड़ेगा, फिर स्टेटमेंट पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले ग्राफ को देखिए, पहला ग्राफ एक पीटी ग्राफ है। इस पीटी ग्राफ में टी कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू होता है अपना एनआरटी। इसमें टी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, ठीक है भाई। अब थोड़ा ऑप्शन अपन देख लेते हैं, डेंसिटी इंक्रीजिंग, डेंसिटी के बारे में बात करनी, तो अपन को इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एम अपॉन वी। अगर एम को अपन कांस्टेंट माने तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब यहाँ आएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो पहले में अपना रहेगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, पहले डायग्राम डेंसिटी। दूसरे में देखें, दूसरे में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको अगर अपन डेंसिटी में कन्वर्ट करें तो यहां से अपना जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। चौथे में देखें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो V कांस्टेंट होगा, V कांस्टेंट होगा तो रो भी कांस्टेंट होगा, ठीक। अब अपन ऑप्शन देखते हैं भाई। पहले में लिखा डेंसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजिंग इन ग्राफ फर्स्ट, तो कह रहे हैं फर्स्ट ग्राफ में डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है भाई, सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना, अच्छे से ध्यान रखा भाई, ये सही है, ये आंसर नहीं है, ये सही है। डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजिंग इन द ग्राफ टू, ये भी सही है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। तीसरे में लिखा है डेंसिटी ऑफ ग्राफ कांस्टेंट, ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब है कि आंसर होगा डी, ये आंसर, ठीक है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चन करा लिएगा एक ही क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं 13, इसमें पूछा है वैल्यू ऑफ द एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हीलियम एट एनटीपी, ठीक भाई। तो
बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है भाई, थोड़ा सा आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्चुअल में। बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है ये गामा पी। ठीक है भाई, अब इसमें गामा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कौन सी गैस है, हीलियम। हीलियम एक डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होगी, गामा मतलब Cp अपॉन Cv। तो डायटोमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू होगी, ठीक है भाई, 7/2r, और इसके लिए होगी 5/2r, मतलब 7/5 आ जाएगा। और प्रेशर एनटीपी पे प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो 7/5 इंटू 1.01 10⁵ इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं कि आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो यानी आंसर सी आ रहा है। ये माइनस में ध्यान दें, कंफ्यूज नहीं हो जाए जल्दबाजी में। अब भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे बनाते हैं। इसमें देखा है कॉपर रॉड एंड स्टील रॉड मेंटेन डिफरेंस इन देयर लेंथ एट ऑल टेम्परेचर इफ देयर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। हाँ भाई, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है नीट 19 के पेपर में आया था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। तो इसमें ये लोग कह रहे हैं एक्चुअल में कि डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल, डेल्टा एल 1 इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब ये डेल्टा एल कैसे निकालती है, आप देखिए, जब भी आप किसी रॉड को एक्चुअल में गर्म करते हैं तो उसमें जो एक्सपेंशन होता है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें एक यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाता है। ये फॉर्मूला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, तो इससे अपन को करना है ये दोनों इक्वेट कर यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपने पास अल्फा 1 L1 थीटा इक्वल है ऑल टेम्परेचर, तो थीटा अपन इक्वल लेंगे, इज इक्वल टू अल्फा 2 L2 थीटा 2, थीटा कैंसिल, तो यहां से अपने पास आ जाएगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अपन को गिवन है दोनों, different copper and steel rod maintain a difference in their length 10 cm at all temperature। ये अपन को दिया गया है कि L1 माइनस L2 है 10 cm, ये अपने पास है लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड। अब इसमें ध्यान रखें L1 L2, तो उसके हिसाब से ये गलती जो है आपसे ये अल्फा की वैल्यू रखने में हो सकती है। ठीक है, तो अब आपको L1 माइनस L2 का यूज करना है, तो कैसे यूज कर सकते हैं, आप दोनों तरफ जो है आप -1 ले लें। -1 लेने में ध्यान रखें आपको किसकी लेंथ निकालनी है, क्योंकि लेंथ निकलेगी इसकी, तो पहले या तो इसको पलट लें, ठीक है, जो भी आपको करना हो, अभी तो हम बता देते हैं आपको। -1 अगर दोनों तरफ कर लेंगे तो L1 L2 -1 इज इक्वल टू अल्फा 2 अल्फा 1 -1। यहां से अपने पास आ जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा। इस तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वांटिटी इस तरफ, अब इससे L2 निकलेगा, इसकी जगह कितना रख देंगे आप 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि L2 आपको उसको मानना है जो निकालना है यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉपर। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे भाई, इसका आंसर जो है, इसका आंसर आ रहा है बी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। स्ट्रीम इज, हाँ भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में 4-5 बार इस तरीके क्वेश्चन आ रहा है कि स्टीम को जो है पास थ्रू किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन 4-5 बार से जो है आ रहा है रेगुलर। ठीक है, तो अच्छे से इसको सॉल्व करें, कुछ भी दिक्कत हो तो अलग से पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ये हो जाता है,
लेटेंट हीट ऑफ स्टीम ये है, देन मास ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो माने एक्चुअल में ये अपने पास जो है पानी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है भाई, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कितने ग्राम पानी है, 54 ग्राम पानी है आपके पास ये रखा। इसमें स्टीम भेजी जाती है, तो स्टीम को ये एक्चुअल में कंडेंस कर लेगा, ठंडा कर लेगा, और फिर कुछ स्टीम पानी में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो अपन मान लो m ग्राम कन्वर्ट हो गई, तो उससे अपन को जो एनर्जी मिली वो m इंटू एल, एल किसकी, स्टीम की लेटेंट, प्लस अब ध्यान रखें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जब स्टीम ठंडी होती है तो सबसे पहले वो पानी बनती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। चलिए तो अपन देखते हैं, तो इसमें हीट से एनर्जी कितनी मिलेगी, m इंटू एल। अब इसके बाद हीट जो बनेगा, जो ये स्टीम बनेगी, ये ध्यान रखें, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनेगी। अब इन लोगों ने मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर दिया 90, मतलब स्टीम 10 डिग्री ठंडी हो, तो इससे कितनी एनर्जी अपन को मिल जाएगी, इससे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एम एस, एस पानी के लिए होता है 1, और टेम्परेचर कितना 10 इज इक्वल टू, अब ये सब हीट मिलेगी किसको भाई, पानी को, तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से 90 हो जाएगा। तो एम, एम कितना है पानी का 54, एम, एस कितना है 1, और टेम्परेचर जा रहा है 30 से 90 यानी 60। ठीक है, अब यहां रखना है एल की वैल्यू कितनी, 536 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 546 m इज इक्वल टू 54 इंटू 60। यहां से आपको m निकालना है, 54 इंटू 60 अपॉन 546। ध्यान रखें यहां से जो m निकलेगा वो ग्राम में निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इसको अगर आप देखें, ये लगभग 10 टाइम्स, तो अप्रोक्सीमेट 6 ग्राम आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है भाई। तो आंसर आ जाएगा 60, क्योंकि क्यों आ जाएगा 60, वो 54 तो पहले से था, 6 ग्राम और पानी बना, इसलिए टोटल हो जाएगा 60। चलिए भाई, तो ये पहला पार्ट था सोल्यूशन का, जल्दी ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, और कमेंट करें आप कमेंट में। इसके अलावा हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसमें आपको लगातार एनटीए के टेस्ट पेपर के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा हम एक चीज और महत्वपूर्ण डालने वाले हैं, एनटीए के पेपर में फिजिक्स के हर पेपर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा वीडियो अभी हम लोग डालने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, उसको जरूर देखेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूरी फिजिक्स का बेसिक है, ठीक है। ओके, थैंक यू।